नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे जब हमारा भारत हाल ही में आज़ाद हुआ था, आज़ादी के 10-15 साल बाद कैसे हमारे देश में लोगों को नौकरियां मिला करती थीं, किस तरह से हमारा देश विकसित हुआ। इस फोटो को जरा देखिए। ये फोटो उस समय की है जब हम 1960-1970 के दशक में हुआ करते थे। न तो हमारे पास अच्छी सड़कें हुआ करती थी, ना ही हमारे पास कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी वाहन सुविधा हुआ करती थी। हम बैलगाड़ी का उपयोग करते थे एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। इन बैलगाड़ियों की सहायता से हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाया करते थे, या फिर ज़्यादातर लोग पैदल ही जाया करते थे। देश हाल ही में आज़ाद हुआ था। 1947 में हमें आज़ादी मिली। 1947 से 1957, 1967, ये 20 साल हमारे लिए बहुत ही कठिन रहे हैं उस समय के। हमारी शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन वो समय था जब हमारे पास ना तो स्कूल्स हुआ करते थे, ना अच्छे टीचर हुआ करते थे। ओके, उस समय पे बच्चों ने, हमारे देश के लोगों ने कितनी स्ट्रगल की उसे हम देख सकते हैं। इस तरह से हमने पढ़ाई की उस समय पे। हमारे बच्चों ने इस तरह से कच्चे मकानों के बाहर बैठकर अपना अध्ययन किया, अपनी पढ़ाई की। हमारा देश बहुत ही बुरी स्थिति में था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारी जीडीपी बिल्कुल भी उस समय पे, हमारा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं हुआ करता था। हम हर चीज़ आयात किया करते थे दूसरी जगह से। हर जगह दूसरे लोगों पे हर चीज़ के लिए हम निर्भर हुआ करते थे। हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खराब थी। नौकरियां तो ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम लोगों को, नौकरी करने के लिए लोग आगे आते नहीं थे, क्योंकि लोगों के पास शिक्षा नहीं थी और जागरूकता नहीं थी। अगर हम बात करें ऑफिसेस की, तो इस तरह से कुछ काम हुआ करता था हमारे यहाँ पे। ऑफिसेस में लोग एक साथ बैठ करके इस तरह से छोटे मोटे पदों पे लोग काम किया करते थे। तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चिंता थी कि किस तरह से लोगों को जॉब के लिए, नौकरियों के लिए जागरूक किया जाए, किस तरह से लोगों को शिक्षा व्यवस्था को नीचे तक लागू किया जाए और लोगों को शिक्षित किया जाए। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो शिक्षा का स्तर इतना खराब था, लोग बहुत ही कम लोग शिक्षित हुआ करते थे। हमारी साक्षरता दर उस समय पे 7 से 10% थी। मीन्स टोटल जितनी भी जनसंख्या थी भारत की, उसमें से सिर्फ 7 से 10% लोग ही शिक्षित थे। बाकी सब अनपढ़ हुआ करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे देश में, उस समय पे ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि शिक्षा को नीचे तक पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो नौकरी करें और देश हमारा आगे बढ़ सके। तो उस समय पे 1970 में, 1960 से 1970 के दशक में जो व्यवस्था लागू की गई, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी लोगों तक पहुंचाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो नौकरी कर सकें, नौकरी करें, तो एक व्यवस्था लागू की गई। एक ऑफिसेस का एक चेन का निर्माण किया गया, उसे हम कहते हैं क्या। इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। कुछ लिखा हुआ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये बिल्डिंग को देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई सरकारी बिल्डिंग है। इसकी व्यवस्था, इसकी मरम्मत को ध्यान से देख के आपको लग रहा होगा कि जरूर हाँ, ये कोई एक सरकारी बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग है किसकी? डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, केंद्रापारा ये जगह का नाम होगा। ये फोटो, तो ये डिस्ट्रिक्ट सरकार ने उस समय पे क्या किया, सरकार ने उस समय पे हर एक एरिया में, हर एक जिले में एक, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का निर्माण किया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का निर्माण करना था, ये देश के लिए, हमारे रोजगार, लोगों तक रोजगार को पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम था, जिसके थ्रू लोगों ने और कंपनियों ने बहुत ही आसानी से रोजगार लोगों तक पहुंचाया और लोगों को बहुत ही आसानी से रोजगार मिला। तो हम देखते हैं कि आखिर ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मीन्स एनी ऑफिस, ये वो ऑफिस है जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, जॉब
प्रोवाइड करने के लिए हेल्प की जाती है। हेल्प की जाती है, कैसे हेल्प की जाती है हम बताते हैं। ये क्या करता है, जो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयमेंट जिसे चाहिए वो लोग भी इससे कनेक्टेड होते हैं जिसे एम्प्लॉय चाहिए, जिसे रोजगार करने वाले लोगों की आवश्यकता है। वो कंपनीज, जो भी कंपनीज जिनको एम्प्लॉय की आवश्यकता है वो इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से कांटेक्ट करेंगे। जिसको रोजगार चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट जिसको चाहिए वो भी इनसे कांटेक्ट करेगा। और जहाँ और ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा इससे मालूम होगा कि कहाँ पे वैकेंसीज हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जानकारी होगी कि कहाँ पे वैकेंसीज हैं। उस तरह से ये जिनको भी लोगों को, जिन लोगों को रोजगार चाहिए उनको, ताकि ये बता सके कि हाँ इस जगह पे वैकेंसी है, आप वहाँ पे अप्लाई करिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम होता था। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, ये वो ऑफिस है जहाँ पर जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो भी अपनी जानकारी देता है कि मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ, इतनी मेरी एलिजिबिलिटी है, मैंने ये पढ़ाई की है। जिसको जॉब देना है यानी कि वो ऑफिसेस, वो लोग, वो इंडस्ट्रीज जिनको जिनको जॉब करने वाले लोगों की आवश्यकता है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि हमारे पास इस पोजीशन के लिए, इस काम के लिए इतनी वैकेंसीज हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऑफिस, एक मीडियम है किसके किसके बीच में, एम्प्लॉय के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में, इंडस्ट्रीज के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, सॉरी, एम्प्लॉय के बीच में। तो ये जॉब देने का काम नहीं करता है, जॉब जो देने वाले लोग हैं और जो जॉब करने वाले लोग हैं उन दोनों को मिलाने का काम करता है। कौन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ओके। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो था उसका बाद में नाम बदल के क्या किया गया, एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एंड प्रमोशन सेंटर। एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एंड प्रमोशन सेंटर। पहले क्या हुआ था, होता था वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिर्फ हुआ करता था। बाद में उसका नाम बदल के एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एंड प्रमोशन सेंटर रख दिया गया। इसके बेनिफिट्स क्या हुए, सबसे पहली चीज जो इसके बेनिफिट्स की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट क्या थे। बेनिफिट क्या थे कि जिसको जॉब चाहिए वो अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से सुटेबल जॉब पा सकता है। किसके थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। द रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स कैन चेक द स्टेटस ऑन द जॉब वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन। अब तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया। पहले ऑफलाइन हुआ करता था तो ऑफिस में जाके आपको पता करना होता था, या फिर जब उनके कांटेक्ट में, जैसे आपने कोई किसी भी वैकेंसी के लिए उनको जानकारी मिली तो वो आप तक, अगर आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आप एलिजिबल हैं तो आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते थे कि यस यहाँ पे वैकेंसी है, आप वहाँ पे अपना इंटरव्यू दे करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा, जिसका रेफरेंस आप कहीं पे भी जॉब के लिए जब अप्लाई करें तो दे सकें। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम जब गवर्नमेंट जॉब में कहीं पे भी आप पहले अप्लाई करते थे तो आपको किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रेफरेंस लगता था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हुआ करता था पहले। जो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हुआ करते थे उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी दी जाती थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में उस समय पे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था, किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या था उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। कि सबसे पहले तो आप अपने किसी भी एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके एरिया में जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना होता था। वहाँ पे एक ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पे आप जाके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको फोटोकॉपी, वो अपना फोटोग्राफ्स वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वगैरह लेके जाते हैं और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन आप करवा देते हैं तो आपको एक वो क्या देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, आपको मिलता है। आप पूरा का पूरा अपना वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी जानकारी या फिर जो भी सर्टिफिकेट्स वहाँ पे जॉब के लिए लगते हैं वो आप उनको फोटोकॉपी के रूप में दे देते हैं। वो आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। उसके बाद जब उनके कांटेक्ट के थ्रू, जिन भी इंडस्ट्रीज से, जिन भी ऑफिसेज से उनका कांटेक्ट है, अगर वहाँ पे कोई भी वैकेंसी आती है या फिर गवर्नमेंट से कोई वैकेंसी आती है किसी भी जॉब के लिए तो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते थे कि यस आपके लिए यहाँ यहाँ पे वैकेंसी है, आप वहाँ वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पीरियड हुआ करता था
पहले 3 इयर्स का पीरियड होता था कि आप 3 इयर्स तक रिन्यू करवाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। अगर आप 3 इयर्स के विदिन 3 इयर्स 3 इयर्स के बाद आपने रिन्यू नहीं करवाया 2 महीने तक, और 3 महीने पहले 2 महीने बाद तक रिन्यू कराना होता था। अगर आपने अपना 3 इयर्स का पीरियड होने के बाद भी रिन्यू नहीं कराया तो ये मान लिया जाता था कि आपकी जॉब लग गई है। और अगर आपकी जॉब नहीं लगी है और आपने गलती कर दी, भूल कर दी रिन्यू कराने में, तो आपको फिर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना होता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता था किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपको क्या करने का, वहाँ पे जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अप्लाई करने का। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट को सहूलियत मिली, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की, रोजगार लोगों को प्रदान करने की। आज क्या है, आज हमारे पास एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन उस समय पे ये चैलेंज था कि लोगों को उस समय पे एम्प्लॉयमेंट बड़ी मात्रा में था और एम्प्लॉय नहीं हुआ करते थे। एम्प्लॉयमेंट तो था लेकिन एम्प्लॉय नहीं थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय क्रिएट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उनको रोजगार देना, ये सरकार का उस समय पे मकसद हुआ करता था सरकार का। और उसको पूरा करने के लिए ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का निर्माण किया गया, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुआ उस समय पे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।